हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग गैस के लॉज के बारे में देखेंगे। ठीक है। एक गैस के कई सारे साइंटिस्ट ने लॉज दिए। गैस कैसे कैसे काम करती है एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, है ना। और ये आपस में टर्म्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सो एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना। आइडियल गैस इक्वेशन होती है। केमिस्ट्री में आइडियल मतलब एकदम हाइपोथेटिकल, डिल्यूजन मैं बोलता हूँ इसको। ठीक है। डिल्यूजन मतलब ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। ठीक है। आइडियली अगर सारे फैक्टर हो गए फुलफिल, तो जो पीवी होता है इज इक्वल टू एन आर टी होता है। जहाँ पे जो आपका टी है, ठीक है, टी है वो है आपका प्रेशर, वी है वो आपका है वॉल्यूम, एन है आपका मोल्स, आर आपका एक कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक है। टी आपका टेम्परेचर है। तो आर की जो वैल्यू होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आर की जो वैल्यू होती है, आपको विजिबल है ना, मैं ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ। ठीक है। ठीक है। हाँ, क्लियर है। आर की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.3 जूल पर केल्विन मोल। ठीक है। पर 8.3 थोड़े कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको लगभग ये 25/3 आती है। 25/3 करोगे तो 8.3 ही आएगी वैल्यू। इससे हम लोग इजियर कैलकुलेशन कर सकते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है। और इसकी दूसरी यूनिट में है, इसकी वैल्यू 2 कैलोरी होती है। ये थर्मोडायनेमिक्स से ज़्यादा यूज होती है। ठीक है। मोल केल्विन एक दूसरे से कन्वर्ट है, जैसे 1 लीटर 1000 ml होता है, वैसे ही एक दूसरे से कन्वर्ट करोगे इसको। ठीक है। और एक है 0.0821, जिसको हम लोग लगभग 1/12 भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू आपकी इतनी ही आएगी। ये होती है लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। ठीक है। ये तीन आपकी वैल्यू आपको दिमाग में, आपके मगज में बैठ जानी चाहिए। ठीक है। अब कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने इनमें से दो चीज़ों को कांस्टेंट रख रख के एक लॉज बनाना चालू कर दिया। ठीक है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था बॉयल, उन्होंने अपना लॉ लॉ दिया, बॉयल्स लॉ। उन्होंने क्या किया, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर दिया। मतलब पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। तो उन्होंने, आर तो कांस्टेंट ही है, सब जगह सेम वैल्यू है। उन्होंने मोल्स, गैस के मोल्स को और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। उन्होंने दो गैस ली। ठीक है। इसको मैं गैस वन बोल दूँ, इसको मैं अगर गैस टू बोल दूँ, उसके मोल्स को, ठीक है, और उसका टेम्परेचर को सेम कर दिया। मोल्स टेम्परेचर को सेम कर दिया, तो जो उनका प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। और या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है। एक पर्टिकुलर मोल्स है, सेम मोल्स दो गैस का लोगे, टेम्परेचर सेम रख दोगे, उन गैस का प्रेशर बढ़ाओगे, है ना, तो वॉल्यूम कम होना चालू होगा। ऑब्वियसली बात है, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगी गैस। ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है, फिजिक्स में आप लोग ने पढ़ा होगा, इनवर्स रिलेशन का जो ग्राफ होता है, अगर यहाँ पे प्रेशर है, वाई एक्स में मैं एक्स में वॉल्यूम और वाई में प्रेशर पुट करूँ, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है। ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ है। और इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, वही आपको दो गैस दी रहेगी। हालांकि स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है ये चैप्टर, पर वो अब रिमूव हो गया नीट्स के सिलेबस से। बट हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में इसको थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, हो सकता है हो आ जाए, क्या पता, एनटीए का भरोसा नहीं है। तो पीवी कांस्टेंट है, मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। एक दो गैस का अगर मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उनके प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम उनका कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसका P1 V1 P2 V2 कांस्टेंट कर सकते हैं। ठीक है हम लोग। ये हो गया पहला लॉ। जो सेकंड आए साइंटिस्ट, उनका नाम था चार्ल्स। ठीक है, चार्ल्स लॉ। उन्होंने अपना लॉ दिया। उन्होंने बोला कि अब इस बार मैंने मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं किया, इस बार मैंने प्रेशर और टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट कर दिया, है ना। हाँ, मैंने प्रेशर और मोल्स को कांस्टेंट कर दिया एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल्स। ठीक है। तो पी कांस्टेंट हो गया, मोल्स कांस्टेंट हो गया, आर तो कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन आ जा रहा है यहाँ पे। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जा रहा है यहाँ पे। जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे, है ना,
जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना गैस एक्सपेंड करेगी, उतना वॉल्यूम उसका एक्सपेंड करेगा, है ना। अगर उनका प्रेशर सेम रख देते हैं हम लोग तो, ठीक है, और मोल सेम है। तो अगर इसका ग्राफ बनाऊं मैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे V है, यहाँ पे T है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। वेयर ये 0 केल्विन और टेम्परेचर की लाइन है, यहाँ पे 0 केल्विन आएगा। और 0 केल्विन कोई गैस के लिए अटेन करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज 0 केल्विन में यहाँ पे ये बोल रहा है वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगी ग्राफ के हिसाब से। अगर ये 0 केल्विन हो गया यहाँ पे, तो वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगी। और गैस भी एक मैटर है, मैटर इज समथिंग विच इज वॉल्यूम एंड मास। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, थ्योरेटिकली बोल सकते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक डैश डैश करके लाइन बनी, क्लियर है। और उसके क्वेश्चन कैसे करोगे, V/T कांस्टेंट है ऐसे बोल सकता हूँ मैं इसमें, ठीक है। टी को नीचे ले आओ, V/T पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसके क्वेश्चन कैसे करोगे। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 करोगे। V/T का प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट है ना, V/T का प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट है, तो V1/T1 ये एक गैस का, ये दूसरी गैस का आप इक्वेट कर सकते हो अगर प्रेशर और मोल्स, ठीक है, आपको कांस्टेंट दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा लॉ। फिर आते हैं तीसरे लॉ में, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। थर्ड लॉ आपका क्या है, ये गे लुसिक लॉ। गे लुसिक लॉ आपको विजुअल हो रहा है, एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको, ठीक है। हाँ, ठीक है। गे लुसिक लॉ, इसमें क्या होता है, इन्होंने बोला वॉल्यूम और मोल्स को इन्होंने कांस्टेंट रख लिया, गे लुसिक ने वॉल्यूम और मोल्स को कांस्टेंट रख लिया, तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन में आ गए एट कांस्टेंट मोल एंड वॉल्यूम, ठीक है। एट कांस्टेंट मोल एंड वॉल्यूम जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आएगा, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ ऐसे ही कुछ बनेगा, प्रेशर डायरेक्ट और टेम्परेचर का ग्राफ बनेगा, और ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही ग्राफ बनेगा इसका। और यहाँ पे भी ये इम्पॉसिबल टेम्परेचर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 0 केल्विन इम्पॉसिबल टेम्परेचर है 14, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है 0 केल्विन में प्रेशर जीरो हो जाता है, मतलब एक तरीके से गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, और एकदम स्टील मोशन में रहेंगे वो लोग, ठीक है। और स्टील मोशन में रहेंगे तो प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे तो प्रेशर भी जीरो हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल और ऑलवेज इन मोशन, उनके पास एक ना एक काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उनका प्रेशर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, जीरो नहीं हो सकता, दैट्स वाई यहाँ पे भी डैश बना हुआ है, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन करोगे तो P/T कांस्टेंट कर सकते हो आप, तो ये P1/T1 इक्वल टू P2/T2 कर सकते हो। और एक है, अगर आपके मोल्स कांस्टेंट है, दो गैस के अगर आपके मोल्स कांस्टेंट है, ये तीन लॉज आपने पढ़ ली। इफ गैसेस हैव कांस्टेंट मोल्स, मतलब पीवी इज इक्वल टू nRT में मोल्स कांस्टेंट कर दिया आपने, है ना, मोल्स को कांस्टेंट कर दिया, आर तो कांस्टेंट है, तो आप बोल सकते हो क्या, PV/T, टी को नीचे ले गया, ये प्रोडक्ट आपका पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई गैस दी है तो उसको आप ऐसे कर सकते हो, P1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, ठीक है। अगर उसके मोल्स बस कांस्टेंट हो, तो पहला लॉ है बॉयल्स, जिसने क्या पीवी कांस्टेंट बोला, मतलब उसने बोला मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स। चार्ल्स ने क्या बोला, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल्स। गेल-लुसिक ने बोला एट कांस्टेंट मोल्स एंड वॉल्यूम। फिर आए मोल कॉन्सेप्ट वाले भाई साहब, एवोगैड्रोस, ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, अपना दिमाग खोल के रखिएगा। क्या है फोर्थ वाला बोलूँ, एवोगैड्रोस लॉ। इन्होंने क्या बोला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया, तो वॉल्यूम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स आ रहा है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स आ रहा है। स्टोइकोमेट्रिक में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। मतलब ये एसटीपी कंडीशन की बात कर रहा है। एसटीपी कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब स्टैंडर्ड आपने टेम्परेचर सेट किया, प्रेशर सेट किया, मतलब एवोगैड्रोस लॉ को ही फॉलो कर रहे हैं। गैसेस जिनका टेम्परेचर और प्रेशर हम लोग कांस्टेंट कर दिए,
तो उनका वॉल्यूम उनके मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ जाता है, ठीक है, उनका वॉल्यूम उनके मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ जाता है, ठीक है। तो हमने एक चीज देखी हमने एक चीज देखी क्या, कि कोई भी गैस अगर वो 1 मोल हम लोग ले रहे हैं उसका, कोई भी गैस हर गैस का 1 मोल ले रहे हैं, तो उनका वॉल्यूम भी इक्वल होगा, ठीक है। इसके हिसाब से जितने मोल्स मोल्स और वॉल्यूम को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी में, तो अगर इक्वल मोल्स लेंगे तो उसका वॉल्यूम इक्वल ऑक्यूपाई होगा। और कोई भी गैस एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना रहता है, 273 केल्विन बोलते हैं, और प्रेशर 1 बार आजकल हो गया है, ठीक है, 1 बार, पहले 180 था, ठीक है। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में अगर हम कोई भी गैस का 1 मोल लेते हैं, ठीक है, 1 मोल आप ऑक्सीजन की गैस लो, 1 मोल हाइड्रोजन की गैस लो, या XYZ गैस लो, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कितना करेगी, 22.4 लीटर्स करेगी, ठीक है। कोई भी गैस आप ऑक्सीजन की 1 मोल लोगे तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर्स। हाइड्रोजन की कितनी ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर्स। आपकी कोई भी गैस का आपको बस 1 मोल लेना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ गैस, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर्स वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, अगर टेम्परेचर और प्रेशर आपने सेम रख दिया, ठीक है। तो उसको मैं लिख लेता हूँ एक तरीके से, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस contain equal number of moles and molecules, बोल सकता हूँ। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। 1 मोल कोई भी गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है STP पे, उसको हमने डिफाइन कर दिया, सेम वैल्यू है 22.4, तो इसको हमने डिफाइन कर दिया मोलर वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। 22.4 लीटर इसको हमने डिफाइन किया मोलर वॉल्यूम, जो कि हमने उस समय देखा भी था। मोल्स का एक फॉर्मूला है, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, ये होती है 22.4, ठीक है। मतलब 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग O2 गैस लेते हैं, उसका 1 मोल का कितना वजन होगा, एक का होता है 16 ग्राम्स, तो दो का हो जाएगा 32 ग्राम्स। अगर आपको इसमें कन्वर्जन में दिक्कत हो रहा है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने कैसे 1 मोल 2 मोल कैसे उसको वेट में कन्वर्ट करेंगे वो सब अच्छे से बताया मैंने, ठीक है। हाइड्रोजन गैस अगर ले रहे हैं तो एक का होता है 1 ग्राम, तो दो का हो जाएगा 2 ग्राम्स, मतलब ये 1 मोल है, ठीक है। ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, STP कंडीशन दे दी है, ये करेगी 22.4, ये भी करेगी 22.4, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि अगर 3 मोल है, कोई भी गैस है, 3 मोल गैस है, STP पे कितना ऑक्यूपाई करेगी, 1 मोल STP पे हर गैस कितना ऑक्यूपाई करती है, 22.4, तो 3 मोल है तो 3 × 22.4, ऐसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम वाला टर्म, ठीक है। गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, कोई भी गैस अगर उनका वॉल्यूम और मोल्स को कांस्टेंट कर देते हैं, वॉल्यूम और मोल्स बोलता हूँ, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कर दे तो वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेशन में होता है किसके साथ, है ना, मोल्स के साथ, क्लियर है। इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट आता है वेपर डेंसिटी का, है ना, वो देखते हैं, उससे क्वेश्चंस आते हैं। ये तो स्टोइकोमेट्रिक में इसको और डिटेल में देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इसकी। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू NRT। मोल्स को आप कैसे लिख सकते हो, पीवी इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, RT लिख सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ से हम लोग डेंसिटी निकालने का सोच रहे हैं, ठीक है, डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो अब वॉल्यूम को आप नीचे भेज दो, मोलर मास को उधर ले आओ, तो P मोलर मास इज इक्वल टू गिवन वेट बाय वॉल्यूम, RT लिख सकते हो। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या गिवन वेट बाय वॉल्यूम मतलब मास बाय वॉल्यूम, ये डेंसिटी है क्या, ये डेंसिटी, हाँ बिल्कुल इसको डेंसिटी बोला जाता है। तो डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी ये हो जाएगी, इसको नीचे लिख दो, प्रेशर मोलिकुलर मास बाय RT, PM/RT आपकी डेंसिटी है। मतलब आपकी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतनी डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतनी डेंसिटी बढ़ेगी, और जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी डेंसिटी कम होगी, ठीक है। और इसको समझना है तो जैसे एक सॉलिड है, एक सॉलिड बॉल है, ठीक है, जो मेल्ट हो सकती है, लेकिन
सॉलिड मेटेलिक बॉल है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसको टेम्परेचर बढ़ा के आप मेल्ट कर दोगे तो लिक्विड, फिर लिक्विड नेचर में आ जाएगी तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो। अब वेपर डेंसिटी क्या होती है? ठीक है, वेपर डेंसिटी क्या होती है? ये होती है डेंसिटी ऑफ गैस, कोई भी गैस की डेंसिटी है ना, उसको डिवाइड करते हैं उसकी लाइटेस्ट गैस, गैस की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लाइटेस्ट गैस, डेंसिटी ऑफ लाइटेस्ट गैस जो कि है H2 गैस। ठीक है, और अभी अभी हमने देखा डेंसिटी प्रोपोर्शनल है किसके, मॉलिक्यूलर मास के। तो वेपर डेंसिटी को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास बना लिख दूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस, कोई भी गैस का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मतलब एक मास बाय मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस आएगा। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होता है, एक हाइड्रोजन का वन होता है, तो दो हाइड्रोजन से मिलकर बनी है एक गैस। ठीक है, तो हो जाएगा टू। ठीक है, अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है तो लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया। तो वेपर डेंसिटी का ये फॉर्मूला आपको अपने मगज में बिठा लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिंपल, मॉलिक्यूलर मास का वेपर डेंसिटी को डबल करोगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। ठीक है, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, इसका क्वेश्चन होता है जैसे कि आपको एक गैस दी है, एक गैस है जिसका है N2X, ये फॉर्मूला दिया है। ठीक है, इट्स वेपर डेंसिटी आपको दी है कितनी है, 70 दी है, और आपको फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गैस। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको वेपर डेंसिटी दी है, मतलब आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो गैस का, एक मोल का गैस का वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई टू करोगे यहाँ से, तो 72 जाओ, ये हो जाएगा 140 मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब अगर इस गैस का आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं यहाँ फॉर्मूला से, तो कैसे निकालते हैं, N2X। ठीक है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, एक नाइट्रोजन का 14 मॉलिक्यूल है उसका, तो 14 टू 28, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू से एक्स से, है ना। तो एक बार को इसको एक्स ही मान लो, ये हो जाएगा 28x, ये मॉलिक्यूलर मास होता है। आपने यहाँ से भी मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया, तो इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो, 28x इज इक्वल टू 140। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। ठीक है, तो आपका जो x हो गया वो आपका हो गया 5। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका ऐसा दिखेगा इस गैस का। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 14 टू से 28, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया इसका। ऐसे क्वेश्चन आते हैं वेपर डेंसिटी के। आखिरी के जो लेक्चर लूंगा मैं, उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। विजिबल हो रहा है ना आपको? हाँ, विजिबल है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा बेसिक गैस लॉस क्या क्या है, हालांकि चैप्टर रिमूव हो गया लेकिन थोड़ा थोड़ा बेसिक देख लेते हैं हम लोग। आर की वैल्यू अलग अलग क्या होती है ना, आर की, आर की अलग अलग वैल्यू क्या होती है, बॉयल्स लॉ। ठीक है, उसका ग्राफ चार्ल्स लॉ, है ना, उसमें क्या क्या कॉन्स्टेंट है, ये लूसिक लॉ। ठीक है, उसके बाद एक आइडियल गैस इक्वेशन, अगर उसमें मोल्स कांस्टेंट है तो ऐसे आप इक्वेट कर सकते हो दो गैसेस को। क्वेश्चन एवोगैड्रोस लॉ, टेम्परेचर प्रेशर मतलब एसटीपी, एट एसटीपी कोई भी गैस का एक मोल गैस लोगे तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 22.4, वहां से फॉर्मूला आया था ये वाला। वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट देखा हमने, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं इस लेक्चर में। ठीक है, ऑल द बेस्ट।